नमस्कार, मैं हरीशचंद्र यादव। आप देख रहे हैं रसायन गंगा का यूट्यूब चैनल। लोग कहते हैं अम्ल ऐसे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं, और ऐसा भी कहा जाता है जो बेस होते हैं, जो क्षारीय होते हैं, वो स्वाद में कसैले होते हैं। जो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं वो भी अम्ल कहलाते हैं। जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं वो बेस कहलाते हैं। मतलब ऐसे तमाम सारी बातें हैं अम्ल क्षारों के बारे में जो बताई जाती हैं, जिसको हम याद करते हैं, जिसको हम पहचान करते हैं। लेकिन आज उसी अम्ल और क्षार पर चर्चा करेंगे कुछ सिद्धांतों को लेकर के। तो जिसमें सिद्धांत आता है आर्हेनियस का सिद्धांत, लुईस का सिद्धांत है, ब्रांस्टन लारी का सिद्धांत है। आज सारे सिद्धांतों पर चर्चा करेंगे, एक एक करके एग्जाम्पल के साथ चर्चा करेंगे। तो स्वागत है आपको अपने इस प्यारे चैनल रसायन गंगा पर। आप मेरे चैनल पर यदि नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। चलिए शुरू करते हैं। एसिड, पहली बात, एसिड और बेस उसे सामान्य तरीके से अगर देखा जाए, जो पहले से ही बताई जा चुकी है कि एसिड वह होते हैं जो स्वाद में खट्टे हों। पहला, एसिड वह होते हैं जो स्वाद में खट्टे हों, ये स्वाद में कसैले हों। यहाँ तक बात समझ में आती है। ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हों, लाल लिटमस पेपर को ये नीला कर देते हों। वही उल्टा ये नीले को लाल कर देते हों। ऐसे पदार्थों की परिभाषा हम स्वाद से और उनके कलर के हिसाब से कर सकते हैं। लेकिन जब बात ये आ जाए कि ना तो हमें उनका स्वाद देखना है, ना तो उनका हमें कलर देखना है, फिर भी बताना है कि ये अम्ल है अथवा क्षार, तब हमें चुनना चाहिए सबसे पहले, वैसे आया भी सबसे पहले सिद्धांत है जिसका नाम है आर्हेनियस का सिद्धांत। आर्हेनियस ने यही बताया था कि अम्ल ऐसे पदार्थ होते हैं कि जो जलीय विलयन में H पॉजिटिव आयन का त्याग करते हैं। यानी कि ऐसे पदार्थ जैसे HCl है, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, क्योंकि लास्ट में अम्ल जरूर लिखा गया है। ये जलीय विलयन में H पॉजिटिव का त्याग करता है। जो भी पदार्थ इस प्रोटॉन का त्याग करने वाले हों वही अम्ल कहलाएंगे। HCl भी H पॉजिटिव का त्याग किया इसलिए अम्ल हो गया। H2SO4 की बात कर लें तो ये भी जो है H पॉजिटिव का त्याग किया, HSO4 निगेटिव बना, ये भी अम्ल हो गया। HNO3 की बात कर लें, नाइट्रिक अम्ल की बात करें तो ये भी H पॉजिटिव प्लस NO3 वो निगेटिव बना दिया। ऐसे तमाम सारे अम्ल हैं जो H पॉजिटिव का त्याग करते हैं और अम्ल की श्रेणी में रखे जाते हैं। वहीं दूसरी बात करें बेस की, बेस वे होते हैं जो जलीय विलयन में OH निगेटिव आयन देते हैं। ये हो गया OH निगेटिव आयन। NH4OH हो गया, ये होते हैं NH4 पॉजिटिव प्लस OH निगेटिव हो गया। BaOH का होल ट्वाइस हो गया, यहाँ पर ये बनेगा Ba2 पॉजिटिव प्लस 2OH निगेटिव, ये भी बेस हो गया। ये सारे बेस हैं, ये सारे एसिड हैं। क्योंकि ये बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है, इसमें हमें H पॉजिटिव मिल रहा है जो अम्ल बनने का सामान्य लक्षण भी है, और ये OH निगेटिव दिखा रहा है कि जो बेस होने के सामान्य लक्षण है। तो इससे तो आप पहचान सकते हैं अम्ल और क्षार। लेकिन कठिनाई तो वहाँ होती है जहाँ पर कोई पदार्थ ना तो H पॉजिटिव देने को तैयार है और ना ही OH निगेटिव देने को तैयार है। ऐसे में हम अम्ल और क्षार की परिभाषा कैसे देंगे, आज उसी पर चर्चा करनी है। कि जैसे ये तो बहुत आसान रहा, इसको हम कहते हैं आर्हेनियस। आर्हेनियस ये थ्योरी ऐसी बताती है अम्ल और क्षार के बारे में। लेकिन हमने कहा जब कोई भी पदार्थ ना तो H पॉजिटिव दे सकने वाला हो और ना ही OH निगेटिव दे सकने वाला हो, तो ऐसे में हम कैसे उसे अम्ल अथवा क्षार के रूप में रखेंगे। तब हम दूसरी थ्योरी लेते हैं जिसका नाम है लुईस सिद्धांत। लुईस ने क्या बताया था, जरा उस पर चर्चा करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए इन अम्लों और क्षारों का। अब देखेंगे लुईस ने क्या बताया था। लुईस बेस और लुईस एसिड यहाँ हम करके दिखाते हैं और पहचान करवाते हैं क्या ये अम्ल है या नहीं है। लुईस एसिड एंड लुईस बेस।
जैसे आपके सामने एक एग्जांपल रख दें हम, ये रख दें BF3 और ये पूछा जाए यह एसिड है और बेस, ये क्वेश्चन लगा दिया जाए कि बताइए यहाँ पर तो ना तो एस दिखाई दे रहा है और ना ही OH निकलने वाला दिखाई दे रहा है, आप इसको कैसे एसिड और बेस कहोगे? ये कंफर्म नहीं हो पाएगा। तब हम आपको बता दें, केवल एक चीज ध्यान में रखेंगे, वहां से क्लियर हो जाएगा। एसिड होने के लिए कौन कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए? एसिड की प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी की ये होती है कि जो सेंट्रल एटम हो उनका, जिससे और सारे एटम से घिरे होते हैं या घेर करके रखते हैं, यही होता है इसका बी जो है इसका सेंट्रल एटम है। सेंट्रल एटम पर ब्लैकेंट ऑर्बिटल होने चाहिए। यहां हम लिख देते हैं सेंट्रल एटम बी ब्लैकेंट ऑर्बिटल। उसके बाद ब्लैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए अथवा वो अपने अष्टक का प्रसार कर सकने वाला होना चाहिए, तब वो एसिड की श्रेणी में रखा जाएगा। दूसरा ये जो महत्वपूर्ण है, उसको इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट जो मॉलिक्यूल होते हैं वो सब के सब एसिड ही कहलाएंगे। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट का मतलब जैसे BF3 की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, बोरान में कुल 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितना? बोरान का कुल 5 होता है परमाणु क्रमांक, उसमें बाहरी कोश में कुल 3 इलेक्ट्रॉन होता है। अगर F और F की बात करें तो ये F इसके साथ साझा कर लेगा, लेकिन इसके पास अभी 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता अपने अष्टक को पूरा करने के लिए। अभी इसके अष्टक के इलेक्ट्रॉनों में कमी है, तो कमी का मतलब इसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है वह मॉलिक्यूल जो है वो एसिड के रूप में रखे जाते हैं। तो यहाँ पर बात क्लियर होगी कि सेंट्रल एटम के पास ब्लैकेंट ऑर्बिटल होने चाहिए। पहली चीज तो ये अपने अष्टक का प्रसार कर सकने वाला हो। दूसरा ये है कि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट जो मॉलिक्यूल होते हैं वह भी एसिड की श्रेणी में रखे गए। ऐसे तमाम सारे एग्जाम्पल्स हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम AlCl3 की बात कर लें, AlCl3 की बात कर लें, ये भी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। BH3 की बात कर लें, इसका भी हाल वही है कि बोरान अपने अष्टक को पूरा करने के लिए कुछ इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है, एल्युमिनियम को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। तो जहाँ पर आवश्यकता पड़े अष्टक को पूरा करने के लिए, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल, और इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल एसिड होते हैं। ये एग्जाम्पल था। अब अगर बात कर लें हम बेस की, बेस क्या है? बेस का मतलब हो गया जिसके केंद्रीय परमाणु के पास अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन हो। जैसे NH3 की बात करें, NH3 की बात कर ले तो नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन तो जुड़ जाते हैं, लेकिन ये 2 इलेक्ट्रॉन जिसको आप लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ये एक्स्ट्रा दिखाई दे रहे हैं। वैसे देखा जाए तो इसका अष्टक पूरा है। नाइट्रोजन का नंबर होता है 7, और जब इसका विन्यास करेंगे तो 2 और 5 आएगा। नाइट्रोजन के बाहरी कोश में ये 5 इलेक्ट्रॉन रख दिए हमने, और सब के साथ जो H लगा हुआ ये इसके साथ जुड़ करके 3 दूनी 6 और 6 2 8, इसका अष्टक तो पूरा है, लेकिन अभी अनशेयर्ड है, किसी के साथ इसकी शेयरिंग नहीं हुई है। अगर शेयरिंग हो जाती तो बात दूसरी थी। हो सकता है इसकी शेयरिंग कुछ इस प्रकार से हो सकता है इसकी शेयरिंग डबल बॉन्ड से हो। अगर डबल बॉन्ड से करेंगे तो अष्टक से ज़्यादा हो जाएगा। अगर हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड करेंगे तो अष्टक इसका कंप्लीट रहेगा, और अष्टक कंप्लीट रहने के साथ साथ हम देख रहे हैं ये किसी को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। अच्छा, जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो आप ऐसा भी कह सकते हैं कि लुईस बेस वह होते हैं जिनके पास अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो केंद्रीय परमाणु पर, और साथ साथ ये भी कि वे इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट हो। डिफिशिएंट होंगे तो हम कहलाएंगे
सफिशिएंट होंगे तो बेस कहलाएंगे। इतना आप ध्यान में रखेंगे, अम्ल और क्षार की परिभाषा क्लियर हो जाएगी। यहाँ पर H पॉजिटिव और OH नेगेटिव की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे यहाँ पर देख लिया जाए ROH, यहाँ पर देखेंगे। अब आप इसको सीधे तौर पर एसिड भी नहीं कह सकते हो, इसे सीधे तौर पर बेस भी नहीं कह सकते हो, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का विषय है। इसमें कुछ फैक्टर होते हैं, कुछ चीज़ों के द्वारा ये अस्थायी होता है, उसे हम आगे बताएंगे। क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी एसिड बेस है, लेकिन उसमें कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो उसकी अम्लीयता और क्षारीयता को प्रभावित करके रखते हैं। जैसे आप कहेंगे कि चलिए ये R पॉजिटिव कर दे प्लस OH निगेटिव कर दे, चलिए बेस हो गया। आप कहिए कि इसे ही, तो पहला हो गया। दूसरा आप ऐसा भी कर सकते हैं R नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। अब समस्या ये आ गई कि यहाँ पर इन दोनों में कौन सही है कौन गलत है। H पॉजिटिव निकालना सही है कि OH नेगेटिव निकालना सही है, समस्या बन जाती है। अब यहाँ पर एक घटना आएगी रेजोनेंस की घटना। अब वो सारी चीज़ें जो है जब इसमें चलेगा ये ऑर्गेनिक में, तब मालूम चलेगा कि रेजोनेंस के कारण इसका स्थायित्व कहाँ मिलता है, अम्लीयता में मिलता है या क्षारीयता में मिलता है। थोड़ा सा आपको बता दें कि इस ROH की अगर हम बात कर लें तो यहाँ से OH जल्दी ब्रेक नहीं होता है। मतलब ये कंडीशन बहुत ही रेयर कंडीशनों में पाई जाती है, मतलब ना के बराबर ये कंडीशन पाई जाती है, लेकिन ये प्रबल नहीं है। ये बहुत ही वीक है। वीक का मतलब है H पॉजिटिव जो आयन है बहुत स्लो मोशन में निकलता है। एक प्रबल एसिड होने के लिए दो गुणों का होना अनिवार्य होता है। पहला गुण ये होता है कि वो प्रबलता से H पॉजिटिव का त्याग कर दे, मतलब उसमें किसी अन्य समूह को ऐड करने की ज़रूरत ना हो, किसी अन्य क्रियात्मक समूहों की ज़रूरत ना हो, अन्य किसी कैटलिस्ट की ज़रूरत ना हो, अन्य टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशन की ज़रूरत ना हो। वो जैसे ही किसी विलायक के संपर्क में आए तुरंत H पॉजिटिव का अगर त्याग करते हैं तो प्रबल एसिड के दायरे में रखे जाते हैं। यही हमने लिख दिया कि पहली प्रॉपर्टी प्रबल एसिड होने के लिए यही होना चाहिए कि प्रबलता से H पॉजिटिव का रिलीजेशन करेगी। लेकिन दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि रिलीज करने के बाद, मान लीजिए रिलीज भी करता है, उसका जो दूसरा भाग होता है जैसे RO नेगेटिव, ये जितना ही स्टेबल होगा, मतलब ये जितना ही अस्थायी होगा, स्टेबिलिटी जितनी अच्छी बढ़ेगी वह अम्ल उतना ही प्रबल होगा। ये प्रबल और दुर्बल की बातें थी। चलिए आगे लेते हैं, इस बात को यहीं पर छोड़ेंगे। आगे लेते हैं हम कि ब्रांस्टेड-लारी थ्योरी में क्या आता है। ब्रांस्टेड-लारी थ्योरी एक नई थ्योरी है लुईस एसिड बेस के अलावा। हम लिखते हैं ब्रांस्टेड लारी थ्योरी। देखिए ब्रांस्टेड-लारी थ्योरी में ये एक छोटा सी कह सकते हैं कि एक छोटी सी बात है जिसको कंफर्म करके बताया गया है कि एसिड और बेस किसी में साथ ही उपस्थित होते हैं। ये बड़ी बात है। कोई भी पदार्थ हो जो दो तत्वों से मिलकर के बना हो, उसमें अम्ल और क्षार बिल्कुल साथ साथ रहते हैं। कैसे कहेंगे, जैसे अभी हम बात कर लें NaOH की, ध्यान दीजिएगा NaOH की। अब ये जो OH वाला भाग है ये बेस की भांति व्यवहार करेगा, जो Na वाला भाग है वो एसिड की भांति व्यवहार करेगा। अब कहेंगे कैसे, क्योंकि देखिए ये Na पॉजिटिव बनाता है और ये जो है OH ये बनाता है नेगेटिव। तो आप फिर से आप उसी बात पर चले जाइए, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट और इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट की दशा में। यहाँ पर जब Na पॉजिटिव हो गया मतलब ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो गया, इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई, और यहाँ पर नेगेटिव आ गया, ये इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट हो गया। इसके पहले हमने यही बताया था जो इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट होते हैं वो बेस की तरह बिहेव करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं वो एसिड की तरह बिहेव करते हैं। तो यहाँ पर ये Na पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, OH नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट, सो इट इज बेस, सो इट इज एसिड। यहाँ लेकिन अब उसका नाम उन्होंने कुछ अलग तरीके से दिया, आप उसी नाम को जानेंगे। उन्होंने कॉन्जुगेट बेस और कॉन्जुगेट एसिड नाम दिया था। यहाँ पर देखेंगे
conjugate a base and conjugate acid। यहाँ पर उन्होंने ऐसे बेस और एसिड नाम नहीं दिया, बल्कि कांजुगेट मतलब संयुग्मी क्षार और संयुग्मी अम्ल का नाम दिया। जैसे NaOH में ये सीधा कह देना कि इतना इतना भाग अम्ल है, इतना भाग क्षार है, तब तो जो शुरुआत की परिभाषा थी उससे बिल्कुल अलग हो जाएगा। हमें उसको साथ में ले करके चलना है। जैसे अभी हमने NaOH का एग्जाम्पल में यही बताया कि Na पॉजिटिव देता है, OH नेगेटिव देता है, ये एसिड हो गया, ये बेस हो गया। तो ये कहना बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, बल्कि आप कहिए कि एक कॉन्जुगेट एसिड है और एक कॉन्जुगेट बेस है, तो इनकी थ्योरी भी बिल्कुल क्लियर उस पर बैठेगी और ये कहना भी ठीक होगा, क्योंकि पहले वाले समीकरण का या पहले वाले तथ्य का विरोध नहीं होगा। चलिए देखते हैं कैसे हम जानेंगे कॉन्जुगेट बेस है। एक हम लेते हैं अम्ल जिसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से जब आप H पॉजिटिव निकाल देते हैं, देखिए अम्ल की परिभाषा भी वही होती है कि जो H पॉजिटिव निकाले, लेकिन अब कहेंगे ये अम्ल है। हाँ, ये अम्ल इसलिए है क्योंकि इसमें से H पॉजिटिव निकल रहा है, लेकिन दूसरा भाग इसका जो शेष बचता है ये Cl नेगेटिव, इसको हम कॉन्जुगेट बेस कहेंगे। ध्यान दीजिएगा, H पॉजिटिव के निकल जाने से, किसी भी अम्ल में से H पॉजिटिव निकल जाने से जो शेष भाग बचता है वो कॉन्जुगेट बेस कहलाता है। अभी जैसे H2CO3 की बात कर लें, H2CO3 की बात कर लें, यहाँ से यदि H पॉजिटिव निकल जाता है तो बचता है HCO3। अब HCO3 ही इसका कॉन्जुगेट बेस होगा। कॉन्जुगेट एसिड की बात कर लें, कॉन्जुगेट एसिड की बात करें तो फिर वही बात कि किसी बेस में यदि H पॉजिटिव ऐड हो जाता है, किसी बेस में, जैसे मान लीजिए ये दिया गया है कॉन्जुगेट बेस है या बेस ही मान लीजिए, ऐसा करिए एक एग्जांपल हम NH3 का ले लेते हैं। NH3 के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से आपको समझ में आएगा, क्योंकि नए नए एग्जाम्पल लेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पर देख रहे हैं ये बेस है। अच्छा, अगर ये बेस है, अब आप इसको कॉन्जुगेट एसिड बनाना चाहते हैं तो इसका उल्टा कर दीजिए, इसमें एक H पॉजिटिव ऐड कर दीजिए। गाइस, जैसे ही H पॉजिटिव इसमें ऐड होगा वो बनाएगा NH4 और ये बनाएगा पॉजिटिव। देखिए पॉजिटिव आते ही तो एसिडिटी इसमें आ जाती है, लेकिन हम इसको कॉन्जुगेट एसिड कहेंगे। ये बेस है, ये इसका कॉन्जुगेट एसिड है। अगर आप उल्टा कर देंगे यहाँ पर तो ये बन जाएगा NH3। भाई अगर यहाँ पर आप -H निकाल देते हैं H पॉजिटिव तो ये हो जाएगा कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस में H पॉजिटिव जोड़ेंगे बनेगा कॉन्जुगेट एसिड, और कॉन्जुगेट एसिड में H पॉजिटिव निकाल देंगे तो हो जाएगा कॉन्जुगेट बेस। इसी प्रकार से इस थ्योरी को दिया गया। अब जैसे तमाम ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आप इसको कर लीजिए क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, यहाँ से बहुत सारे तथ्य क्लियर होते चले जाएंगे। देखते हैं, जैसे यहाँ पर हम आपको H3PO4 का एग्जाम्पल लेते हैं और उसके सहारे से सब कुछ क्लियर किया जाता है। जैसे H3PO4 है, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। यहाँ पर पहले हम क्या करें, एक H पॉजिटिव निकाल देते हैं, H पॉजिटिव, तो यहाँ बच जाता है H2PO4 1 नेगेटिव। फिर यह H2PO4 1 नेगेटिव से फिर से आप एक H निकाल दीजिए। अब जैसे H निकालेंगे ये HPO4 2 नेगेटिव हो जाएगा। अब यही HPO4 2 नेगेटिव से एक H फिर से गायब करिए। जैसे एक H गायब करेंगे ये PO4 ये 3 नेगेटिव हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान समझिएगा, ये सब यदि मौके पर एसिड है, ये यह एसिड है, निकलने के बाद एक कॉन्जुगेट बेस हो गया। ये अगर एसिड था, इससे निकालेंगे तो ये इसका कॉन्जुगेट बेस बनेगा। यहाँ से यदि आप एक H पॉजिटिव निकालते हैं तो इसका कॉन्जुगेट बेस ये बनेगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, यहाँ तो हम लिख देते हैं ये कॉन्जुगेट बेस है, कॉन्जुगेट बेस है, कॉन्जुगेट बेस है। लेकिन ध्यान दीजिए,
या यहाँ पर कॉन्जुगेट बेस का काम तो किया इसके लिए, लेकिन जैसे ही यहाँ पर आ जाता है वो एसिड का काम करता है। यहाँ आपको समझना बहुत जरूरी है कि जब आपसे प्रश्न पूछा जाए इस कॉन्जुगेट बेस का हमें कॉन्जुगेट एसिड बताइए, तब आप इससे बताएंगे, क्योंकि यहाँ पर आप उल्टा रिएक्शन करेंगे, यहाँ पर प्लस H पॉजिटिव करेंगे। जैसे ऐसे करते हैं बाहर हम HPO4 टू नेगेटिव का हमें कॉन्जुगेट एसिड चाहिए, तो निश्चित है इसका कॉन्जुगेट एसिड यहाँ पर H पॉजिटिव के जुड़ने से ही मिलेगा। जैसे ही H पॉजिटिव के जुड़ने से मिलेगा ये हो जाएगा H2PO4 है ही ये 2 नेगेटिव था, अब की बार ये एक ही नेगेटिव बनेगा, यहाँ पर केवल एक नेगेटिव बनेगा। अब इसको आप कॉन्जुगेट बेस माने हो, इसका जब एसिड निकाले हो तो कॉन्जुगेट एसिड ये बना है, लेकिन यही H2PO4 अभी थोड़ी देर पहले ये कॉन्जुगेट एसिड था, लेकिन वहाँ पर ये कॉन्जुगेट बेस के रूप में दिखाई दे रहा था। लेकिन जब आप जो पूछेगा जिस प्रकार से पूछेगा आप उसका जवाब उसी प्रकार से देंगे। अगर इसको कॉन्जुगेट बेस मान रहा, बिल्कुल नेगेटिव है तो बेस मानेगा ही, और उसका कॉन्जुगेट एसिड ये होगा, नेगेटिव है उससे फर्क नहीं पड़ता है। ये फर्क यहाँ से पड़ेगा इसके वीकनेस पर, कितना वीक एसिड है कितना वीक बेस है, उस आधार पर यहाँ पता चलता है। सीधा सा आप कहिए कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस एक ही फार्मूले में उपस्थित होते हैं, बस अंतर क्या होता है, प्रोटॉनों का अंतर होता है। प्रोटॉनों का अंतर करके आप कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस को निकाल सकते हैं। अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा ये तीनों थ्योरियाँ। पहली थ्योरी थी जिसका नाम था आर्हेनियस, दूसरा था लुईस एसिड और लुईस बेस, लुईस एसिड और लुईस बेस, और अगला है ब्रांस्टर-लारी थ्योरी। 3 थ्योरियाँ हैं जिससे एसिड और बेस के बारे में अच्छे से हम जानकारी ले सकते हैं। आज की क्लास यहीं पर क्लोज करेंगे और आपको क्लियर भी हो गया होगा एसिड बेस होता क्या है। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद जय भारत।